भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, जिंदा होती है। सूरज ढलते ही यहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां अंदर से कील दी जाती हैं और लोग फुसफुसाकर बात करते हैं जैसे कोई सुन रहा हो। गांव के बीचों बीच एक रास्ता है जो अब इस्तेमाल नहीं होता। उस रास्ते के अंत में खड़ी है वो हवेली। कोई उसका नाम नहीं लेता, बस इशारों में कहते हैं वहां जहां से लोग लौट कर नहीं आते। राघव जब भैरवपुर पहुंचा तो उसे सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी खामोशी। ये सामान्य खामोशी नहीं थी, इसमें कुछ कमी थी, जैसे न पक्षियों की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, न हवा की सरसराहट। सब कुछ असामान्य रूप से स्थिर। विवेक ने धीरे से कहा, तुझे नहीं लगता यहाँ कुछ गलत है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, ये बस आइसोलेशन है, दिमाग खेल खेलता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसकी आंखें धसी हुई थीं और वो सीधे राघव को देख रही थी। तुम शहर से आए हो? राघव ने सिर हिलाया। वो औरत और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसों की सड़ांध महसूस होने लगी। अगर रात को कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। विवेक ने घबरा कर पूछा, क्यों? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई और उसके होंठों के बीच से काला तरल बाहर रिसने लगा। रात होते होते दोनों हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। लेकिन अजीब बात, पेड़ हिल नहीं रहे थे, पत्ते स्थिर थे। फिर भी कानों में फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। वापस जाओ, मत आओ, तुम देर कर चुके हो। विवेक ने टॉर्च कसकर पकड़ी। भाई, ये आवाजें? राघव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो भी सुन रहा था। दरवाजा हल्के से धक्का देते ही खुल गया, जैसे कोई इंतजार कर रहा था। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि अंधेरा जमा हुआ था। टॉर्च की रोशनी भी जैसे उसे काट नहीं पा रही थी। पहला कदम रखते ही फर्श से चर्र की आवाज आई और उसी पल ऊपर से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। धीमी, भारी, घस घस, जैसे कोई चीज घुटनों के बल रेंग रही हो। दीवारों पर निशान थे। पहले लगा पेंट है, फिर राघव ने ध्यान से देखा, वो हाथों के निशान थे। छोटे, बड़े, टेढ़े, कुछ ऐसे जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। विवेक ने फुसफुसाकर कहा, ये सब अंदर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं? राघव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने भी देख लिया था, सारे निशान हवेली के अंदर की तरफ थे। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। अंदर से हल्की सी आवाज, कोई गुनगुना रहा था, धीमी टूटी हुई धुन, जैसे कोई लोरी। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, बस बीच में एक पुरानी कुर्सी जो अपने आप हिल रही थी। क्रींक क्रींक। विवेक ने डरते हुए कहा, चलते हैं। तभी गुनगुनाहट बंद हो गई पूरी तरह, और अचानक पीछे से एक ठंडी सांस राघव के कान पर पड़ी। तुम देर से आए। राघव धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा वो इंसान नहीं था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। हाथ बहुत लंबे, उंगलियां असामान्य रूप से पतली, और चेहरा पूरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा जिसके अंदर कुछ हिल रहा था। वो चीज हंसी, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं आई, चारों दीवारों से आई। विवेक भागा, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, हवा भारी, और वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जल्दी नहीं, जैसे उसे पता हो कोई कहीं नहीं जा सकता। तुमने बुलाया हमें, अब रहो हमारे साथ। फर्श से हाथ निकलने लगे, इस बार धीरे धीरे, एक एक उंगली, फिर पूरा हाथ, फिर कई हाथ जो रेंगते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। राघव को अचानक एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ बाहर नहीं, खुद उसके अंदर भी हो रहा है। उसके दिमाग में आवाजें भरने लगीं, तुम अकेले हो, कोई नहीं आएगा, तुम यहीं के हो।
उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसे महसूस हुआ कि उसका अपना हाथ अपने आप हिल रहा है, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक नया हाथ का निशान था, ताजा, गीला। और अजीब बात, वो निशान अंदर की नहीं, बाहर की तरफ था। उस रात एक गांव के एक घर में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। अंदर से आवाज आई। कौन? बाहर से जवाब आया, धीमी टूटी हुई आवाज में, मैं हूं, राघव। लेकिन दरवाजे के नीचे से जो छाया दिखाई दे रही थी, उसमें 2 नहीं 4 पैर थे।